अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मुकदमा अवाम का। आज 3 बड़े अहम इशूज़ हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। एक तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज एक करारदाद पेश हुई जिसमें ये मुतालबा किया गया वफाक से भी और असम्बली से भी, हुकूमत से, KP की के 9 मई के हवाले से जितने भी जो वाक़यात हुए हैं उनकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और इसमें जितनी भी CCTV फुटेजेस हैं वो भी मंजर-ए-आम पर लाई जाएं और जितने भी फ्रीकैन हैं उन तमाम के इंटरव्यूज़ किए जाएं, बयानात लिए जाएं। और इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तमाम मुकदमात को सियासी मुकदमात करार देते हुए उनके खात्मे का मुतालबा किया गया। पंजाब और सिंध की असम्बली गुज़श्ता रोज़ जो है वो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत और मुल्ज़मान को सख्त सज़ा देने की करारदादें मंजूर कर चुकी हैं। तो ये मामला किस तरफ बढ़ेगा। एक और बड़ा अहम इशू जो है कि वो वकला का इस वक्त हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में हमेशा वकला ने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई हैं और बड़ी कामयाब तहरीकें भी हुई हैं और पोलिटिकल राइट्स हों या बाकी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनकी बहाली के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते रहे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे से वकला के अंदर कुछ ऐसी ग्रुपबंदी हुई जिसकी वजह से कोई एक बड़ी वाज़ेह मुतहर्रिक हमें पिछले 1 साल से जितनी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है उसमें अहम मुतहर्रिक जो है कि कोई तहरीक नज़र नहीं आई। और अब जो एक पहले फरीक के ऊपर तशद्दुद होता था और अभी 2 रोज़ पहले लाहौर के अंदर दूसरे फरीक के ऊपर भी उसी तरह से तशद्दुद किया गया जिस तरह से पहले होता था। अभी क्या वकला इकट्ठे होंगे और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और कानून और आइन की बालादस्ती के हवाले से उनका हमेशा से तारीखी किरदार रहा है वो अदा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये मामला। और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो पंजाब के अंदर है, बाकी सूबों में कायम हो चुके हैं, पंजाब के अंदर अभी तक ये तनाज़ा चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो खतूत लिखे, जो नाम भेजे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मनवन उन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारियां देने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि उनको पैनल ऑफ जजेस भेजा जाए और फिर वो पिक एंड चूज़ करेंगे और फैसला करेंगे कि किसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी देनी है। इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हम बड़े सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी ओहदेदार रहे हैं। इनके साथ रियासत अली आज़ाद साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त भी, और फैसल चौधरी साहब हमें स्काइप के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शाह साहब सबसे सीनियर आप हैं, आपसे ही हम ये वकला के इशू के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि ये बड़े बड़े नाम वकला के अंदर है, आप जैसे भी और बाकी भी, तो ये दिन क्यों देखना पड़ा कि उस दिन भी लाहौर में जो कुछ हुआ और इससे पहले भी ये सब कुछ हो रहा है। तो बहुत से जेन्युइन इश्यूज भी हैं, लेकिन जब डिवाइड आ जाती है और जो कोई और कुव्वतें जो डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाती हैं और फ़ायदे उठाती हैं, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर आपकी क्या राय है कि इसको आगे कैसे लेके जाया जा सकता है। इस वक्त जो लाहौर का इशू है इस पे दोनों जो मेन हमारे ग्रुप्स हैं बार के, इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल, वो दोनों एक ही पेज पे हैं। और ये बेसिकली चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ वकला तंजीमों का तनाज़ा है कोर्ट की शिफ्टिंग पे। और चीफ जस्टिस साहब का रवैया इंतहाई सख्त और नामुनासिब है और उस पर हमारी जितनी भी वहाँ की लीडरशिप है दोनों ग्रुपों की वो बिल्कुल मुतहद हैं और वो सारे साथ हैं। और बल्कि पूरे पाकिस्तान ने कल पूरे पाकिस्तान में हड़ताल हुई उनके कॉल पर और पूरे पाकिस्तान के वकला ने साबित किया कि वो एक हैं और वो किसी जगह पर भी अगर वकला के साथ ज़्यादती होगी तो वो सब इकट्ठे खड़े होंगे। पिछले एक तासुर मिल रहा है कि पिछले 1-2 सालों से जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है तो उसके बाद से वकला में डिवीजन है। ऐसी कोई बात नहीं, वकला में डिवीजन नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस का तनाज़ा है। और जब पॉलिटिकल पार्टीज़ का तनाज़ा हो तो उसमें वकला तंजीमें फ्रीक नहीं बनती, वो फ्रीक नहीं बन सकती कि जिस तरह से कि आम तौर पे बनते हैं। और क्योंकि PTI की पिछले 2 साल से सारी उनकी जिम्मेदारी जो थी वो वकला जो उनके नुमाइंदे थे उन पर थी, तो महसूस ये होता था कि ये वकील जो है इनके साथ बाकी सारे नहीं हैं। जहाँ पर भी वकील के साथ या कहीं भी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो तो वकला ज़रूर आवाज़ उठाते हैं, वो ज़रूर उनके साथ मजलूम के साथ खड़े होते हैं। और वकीलों के साथ अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है तो तंजीमें उसके साथ देती हैं। तो लाहौर वाले वाक़े ने तो एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि वकील साहब। आज़ाद साहब, आपकी सारी सिचुएशन के अंदर क्या राय है कि वकला को अभी जो रोल अदा करना चाहिए जो इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ या आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से, अभी मुख्तलिफ इशूज़ हम जो डिस्कस कर रहे हैं बाकी भी,
मौज़ूआत हैं, उसमें भी सारी की सारी कानून और आइन की तशरीह के मामला हैं, जहाँ पे बहुत से मुख्तलिफ आरा चीज़ें सामने आती हैं। तो इस वक्त क्या समझते हैं कि वकला का रोल कितना अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, बात यह है कि जहाँ तक वकला के रोल का ताल्लुक़ है तो आपने देखा होगा कि कल 9 मई वाले दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक जिस तरह से ऑब्ज़र्व हुई है, मैं कहता हूँ कि एक तारीख़ी स्ट्राइक थी, चूँकि पाकिस्तान बार कौंसल ने ये कॉल दी थी थ्रू आउट द कंट्री। और मैंने बतौर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तारीख़ में आप उठा के देख लें, वहाँ पे हमारी बार से एक भी वकील साहब पेश नहीं हुए, कोर्ट रूम सारे खाली थे। इसके पीछे क्या था कि हमारी यूनिटी थी काले कोर्ट के साथ। हम सारे लोग खैबर से कराची तक आप उठा के देख लें, जितनी ज़िले तहसील बार जितनी थी सब की सब ने वो स्ट्राइक ऑब्जर्व किया और ये पैगाम दिया कि काला कोर्ट एक पेज पे है और जो वकला के साथ लाहौर के अंदर इंसिडेंट हुआ है वो जुल्म, बर्बरियत, जबर और उसके अंदर सूबाई और वफाकी हुकूमत और वहाँ की जो लोकल जुडिशरी थी उनकी बिहेस्ट के ऊपर ये सारा एक्शन वहाँ पे किया गया, जिसकी हमने मजम्मत भी की है। और हम इसके ऊपर जो वहाँ की लोकल हमारी लीडरशिप है वो जो फैसला करेगी हम उसके साथ स्टैंड करेंगे। ये हमारा बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है। और हम लोग चूँकि आइन और कानून की बात करने वाले, हम जमहूरियत की बात करने वाले लोग हैं, हम सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले लोग हैं। हमने इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया की जंग लड़ी थी और 2 साल तक एक गमला तक नहीं टूटा था। ये तारीख गवाह है। और आज भी जब उनको कहा गया कि जी वकला ने पथराव किया, क्या वो अदालतों में अपने जेब के अंदर पत्थर लेके गए थे? क्या मॉडल रोड के ऊपर कहीं से पत्थर अवेलेबल थे? अब देखें, अगर वकला अपने घर में नहीं जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? अगर वकला जनरल बॉडी के लिए हाई कोर्ट में जा रहे हैं या बार रूम में जा रहे हैं और उनको रोका जा रहा है तो ये मैं समझता हूँ कि एक इल्लीगल एक्ट था। और दूसरी बात मैं अदलिया के हवाले से, चूँकि वहाँ की लोकल अदलिया के हवाले से हमारी लीडरशिप, हमारे वकला ये कह रहे हैं कि हमारे साथ इनके कहने पे हुआ है, तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो बार्स होती हैं ये अदलिया, जो बारें होती हैं ये अदलिया की दीवारें होती है। और अगर आप दीवारें कमज़ोर कर देंगे तो आपके घर के अंदर कोई भी शख्स दाखिल हो सकता है जो कि इस काले कोर्ट को, इस इदारे की आज़ादी जो अदलिया की है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ पे तो आपने देखा इस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग चाहते हैं, देखिए हर इदारे को लिटा लिया गया, लेकिन वकला एक ऐसी एक कौम है, एक ऐसी बिरादरी है, एक ऐसा इदारा है काले कोर्ट वाले, जिनको ना झुकाया जा सका, ना इनको खरीदा जा सका, ना बिकने वाले लोग, ये खड़े होने वाले लोग हैं, ये दलेर लोग हैं, इन्होंने हमेशा डिक्टेटरों का मुकाबला किया है। तो मैं समझता हूं अगर इनके ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस, FIR, उनकी ह्यूमिलिएशन जो हुई है ये बड़ी काबिले अफसोस बात है। और मैं समझता हूं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो भी इसके अंदर मुलव्वस थी, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और हमारा जीना मरना काले कोर्ट के साथ है और हम इंशाल्लाह एक फैमिली की तरह हम खड़े। चोई साहब, ये जो मामला है कि एक कल्चर भी बन गया है ना कि अच्छा ये बार का और अदलिया का एक इशू था कोर्ट्स की मुंतकली का, लेकिन ये कल्चर हमारे यहाँ क्यों डेवलप हो गया कि हम हर उठने वाली आवाज़ को या हर बढ़ने वाले कदम को जो हकूक़ के लिए बढ़ रहा हो उसको हमने कुचलना है, ताकत के ज़ोर से ही कुचलना है। ये कल्चर हमारे यहाँ क्यों डेवलप हो गया इतना ज़्यादा कि अभी हम हर जगह पे एक ही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं? और ये तो प्रो गवर्नमेंट ग्रुप समझा जाता था, भवन साहब वगैरह, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन किसी को हमने बगैर तफरीक एक जैसा सलूक कर रहे हैं सबके साथ। देखिए सर, इशू ये है कि वकला के ऊपर जिस तरह से तशद्दुद हुआ, जिस तरह से उनके ऊपर पुलिस ने एक बारबेरियन तरीके से एक जो है एहतजाज लाठी चार्ज किया और इस लाठी चार्ज को बुनियादी तौर पे ये पुलिस को ढील दी गई, इसमें मैं समझता हूँ, मेरे बड़े काबिल एहतराम दोनों भाई हैं, मैं समझता हूँ कि वकला की तंजीमों ने अपना वो रोल अदा नहीं किया जो उनको पहले अदा करना चाहिए था। और बार एसोसिएशंस की आवाज़ जो है, जब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई अफरादी तौर पे या एक ग्रुप के लिहाज से तो उतरी, उससे वो आवाज़ें उठी, अमजद शाह साहब ने भी उठाई और रियासत अली साहब ने भी अपने तई बिल्कुल काम किया। लेकिन जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में एक मुतहद होकर एक आवाज़ आनी चाहिए थी, वो आवाज़ नहीं आई।
और उस आवाज़ के ना आने का नुकसान ये हुआ कि कल ये आग हमारे घर में पहुंची। अब वकला के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पर्चे कराना जो है, और वो भी जुडिशरी की तरफ से, जिसने खुद अपने फैसले दिए हुए हैं कि क्या मामलात में एंटी टेररिज्म कहाँ पे लगता है। तो पहले इस्लामाबाद में ये हुआ, अब ये लाहौर में हुआ। तो इसके ऊपर दोनों ग्रुप जो है वो मुतहद तो ज़रूर है। एक तो मसला ये है कि जो प्रोफेशनल ग्रुप जिसको कहते हैं, उसके जो जिम्मेदारान हैं वो मुतनाज़ लोग हैं, और वो उन्होंने कभी भी वकला को मुतहद होने नहीं दिया अपने किरदार की वजह से। ठीक है, और उसके बुनियाद पे अब तक के चौधरी एहसन मोहन साहब को उन्होंने कल शैल भी खाए उधर, वहाँ पे मौके पे मौजूद है। असद मंजूर भट्ट साहब का रोल इसमें जो है, सदर हमारे लाहौर हाई कोर्ट बार के, या उनकी कैबिनेट्स का डिस्ट्रिक्ट बार में मुनीर भट्टी साहब हैं सारे, इनके ऊपर अब अगर आप एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पर्चे करेंगे, शरीफ लोग वकला जो है कभी भी वो कानून को हाथ में नहीं लेते। तो इसका होना जो है मेरी नज़र में एक तो काबिल मजम्मत तो है। अगर आपकी सीएम ये कह रही है कि मैंने कोई हिदायत नहीं दी टार्चर अपना के ताकत इस्तेमाल करने की, तो वो किसके कहने के ऊपर वो ताकत इस्तेमाल हुई? कौन सी ऐसी ताकत है जो कि वकला को जो है वो खड़ा नहीं होने देती, और वो चाहती है कि वकला के एहतजाज को भी उस तरह से दबाया जाए जिस तरह से एक जो है कुछ मखसूस सियासी जमातों के एहतजाज को जो है वो दबाया जा रहा है। आज इस्लामाबाद में गजा पे होने वाली जो एहतजाज है वो भी दबा दिए जाते हैं। जो अपना मतलब अगर फ़लस्तीन के हक में कोई मुजाहरा करे उसके ऊपर क्या चीज़ होती है। तो इसके ऊपर बार एसोसिएशन ने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना रोल अदा करें और एक मुतफ़क़ा लाए अमल दे जो कि स्ट्रॉन्ग हो, पूरे पाकिस्तान से एक मुतहद आवाज़ आए और पता लगे, अदलिया को भी पता लगी है और बाकी जो इदारे हैं इंतजामिया, उसको भी पता लगे कि वकला वो कम्युनिटी नहीं है जो झुक जाएंगे या जो मार खाएंगे। वो अपने हकूक़ के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। ये बात जो है एक चीज़ जो बड़ी अहम है इसमें, अभी जो मैंने नुक्ता जो सब के सामने भी उठाया था कि जब इख्तियारात का बेलगाम इस्तेमाल या उसको आप इख्तियारात को मुंतकिल कर देते हैं। अभी हम वकला का इंसिडेंट है, इससे पीछे आप चले जाएं खारिया में जो कुछ हुआ, इससे पहले आप चले जाएं भावनगर में जो कुछ हुआ, ये सारे एक तसलसल है। ये कल्चर क्यों इतना डेवलप? मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ये कहाँ पे कानून की हुक्मरानी में कहाँ पे कमी रह गई कि हमारे वो इदारे जिन्होंने कानून नाफिज करना है, जिन्होंने अमन अमान को यकीनी बनाना है, वो बिला तफरीक ना कोई इदारा छोड़ रहे हैं। वो अब जिससे सबसे बड़ा ताकतवर जो इदारा है उसके भी आपने जो हालात देखे कि वहाँ पर जाके उन्होंने जिस तरह से हमला किया और फिर जवाबी हमला हुआ, वो भी सारा कुछ सामने है। तो गलतियाँ कहाँ पे रह गई हैं कि हमें क्या पॉलिटिकल विल नहीं है, या पॉलिटिकली हम इनको इदारों को इस्तेमाल करते हैं, या इदारों की तरबियत प्रोफेशनल जो उसमें कमी रह गई है? मसाइल क्या है कि इतना हम तशद्दुद पे उतर आए हैं? इसमें बेसिक एक ही वजह है, और वो वजह है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन ना होना। कानून हम बना देते हैं कि चोर को गिरफ्तार करना है, उसको सज़ा देनी है, उसका हाथ काटना है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। जिस वक्त जुर्म करने वाला शख्स जो है उसको आप किसी भी वजह से उसके साथ नरमी बरतेंगे, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में आप तसाहिल करेंगे, तो फिर हालत ये होगी कि फिर हर आदमी कानून अपने हाथ में लेगा और वो फिर ख़ुद इंसाफ करने की कोशिश करता है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि कानून की, जिसे हम कहते हैं कि सख्ती से उस पर नफाज हो उसका। जिस दिन नफाज होगा उस दिन ये सारा कल्चर जो है ख़त्म हो जाएगा। इस पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? क्या इस पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी रियासत के उन इदारों पर होती है जो सबसे ताकतवर है। जितना इदारा ताकतवर है, जिसके पास जितना कानून ने उसको अख्तियार दे रखा है, वो अख्तियार जब तक इस्तेमाल नहीं करेगा तो उस वक़्त तक ये मामलात इसी तरह रहेंगे। क्योंकि हमारा मसला ये है कि जब एक के पास ताकत आ जाती है तो फिर वो अपनी मर्ज़ी करना चाहता है, वो कानून उसे बुरा लगता है, हर किस्म की पाबंदी वो समझता है कि ये मेरे अख्तियार जो है वो मैं पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वो वाली मिसालें अपने सामने रखते हैं कि जो उनसे पहले आने वालों ने वो वायलेशंस की थी, तो कहते हैं उसने भी की थी, फलां ने भी की थी, तो लिहाजा मैं भी अभी कर रहा हूँ। तो ये जिस वक़्त आपका आर्गूमेंट होगा किसी गैर कानूनी बात को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर मुल्क में हर आदमी जो है वो इंसाफ खुद करने की कोशिश करेगा। आज़ाद साहब, ये बड़ा एक मामला ये भी है कि हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें बड़े मखसूस अफसरान के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अभी आईजी पंजाब के हवाले से कि
केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले भी यही थे, केयर टेकर दौरे हुकूमत में भी यही थे, अभी भी वही हैं। दरमियान में बड़ी ख्वाहिशात जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उनको चेंज करना भी चाह रही थी, वो चेंज नहीं कर पा रहे। तो ये क्या मामला है कि इसमें शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल फैक्टर क्या वो भी होता है इसके अंदर? सारी जो सूरत हाल ये आप देख रहे हैं, गुजर रहे हैं जिससे। मैं ये अर्ज करूंगा कि आप पीडीएम की गवर्नमेंट के बाद इंटरम गवर्नमेंट के अंदर देखें, फैसल चौधरी साहब ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से बात की। जहाँ तक शाह साहब, हम अपने तौर पे मैं समझता हूँ कि मोस्टली लोग आज़ाद मंश लोग हैं और वो अपनी आज़ादी से अपनी राय भी देते। जितनी एट्रोसिटीज़ और ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंटरम गवर्नमेंट के अंदर उस बहरूपिया आईजी जो पंजाब का उसने की है, इसकी तारीख के अंदर आपको मिसाल नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे पंजाब के अंदर स्पेशली जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया और जिस तरह से वहाँ की पंजाब पुलिस इस्तेमाल हुई और उसको इस्तेमाल किया गया, वो सारा का सारा अगर मलबा और ज़िम्मेदारी समझी जाए तो वो आईजी पंजाब की है। मैं समझता हूँ कि उसका एटीट्यूड देखिए, वो सीएसपी ऑफिसर ही नहीं लगता, उसका एटीट्यूड उसकी गुफ्तगू से सुने वो एक रैंकर लगता है। सीएसपी ऑफिसर पढ़ा लिखा, असूल की बात करने वाला, आइन की बात करने वाला, कानून की बात करने वाला, वो ये होता है। मैं उसको दाद देता हूं कि जो गलत काम या इलीगल एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, चाहे उसको हुकूमत कहे या कोई इदारा कहे, उसके आगे वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हो जाए। देखिए पंजाब के अंदर कल्चर है, मुलजम कोई होता है उसकी फैमिली को उठा लिया जाता है, ये कानून के अंदर कहां प्रोवाइडेड है। तो वहां पे मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ, उसकी मिसाल आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। और वहाँ पे सिविलियन के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वर्कर थे उनके साथ, वकला के साथ, और वहाँ पे 780 की FIRs तो एक फैशन के तहत होती रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके अंदर एक जजमेंट है गुलाम हुसैन केस, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर क्राइटेरिया ले डाउन कर दिया गया कि ये सर्कमस्टांसेज हूँ तो 780 है। वहाँ पे किसी ने थूक भी दिया है, किसी पॉलिटिकल वर्कर ने, किसी वकील ने कोई हक और सच की बात कर दी, उसका गला दबा दिया, उस पे भी 780 की FIR आपने फैशन बना के अंदर खुद जो है कि दहशतगर्दी की डेफिनेशन भी है, लॉ में भी, इंटरनेशनल जितने भी जूरिस्प्रूडेंस उसके अंदर भी है, उसकी डेफिनेशन के अंदर देखिए जो लॉ होता है खालिद भाई, उसकी इंटरप्रिटेशन बाय वर्च्यू ऑफ जजमेंट्स होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बाय दैट वेरी जजमेंट उन्होंने इतना क्रिस्टल क्लियर व्यू दे दिया है कि 780 क्या है। मैं आवाम के समझने के लिए ये अर्ज कर दूं। मतलब ब्रेक ले लें, आज़ाद साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नजर आते हैं। तो एक तो ये जो दहशतगर्दी की तारीफ है उसके ऊपर भी, और फिर बाकी जो मामला जो हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल या नैब के हवाले से SOPs और फिर KP असम्बली की जो करारदाद हुई है अदालती कमीशन के तश्कील के हवाले से, इसके ऊपर भी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान को जिस वक्त कानूनी, आइनी और सियासी मसाइल दरपेश हैं उसके हवाले से। रियासत अली एजाज साहब, अमजद शाह साहब और फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। आज़ाद साहब ब्रेक से पहले आप दहशतगर्दी के हवाले से जो डेफिनेशन थी लीगल वो बता रहे थे, वो कंप्लीट कर लें, फिर मैं जरा फैसल चौधरी साहब की तरफ चलता हूँ। उसके अंदर खालिद भाई बड़ा कैटेगरिकली उसके अंदर एक पैरा मेंशन कर दिया कि ये सर्कमस्टांसेस होंगे तो इसके अंदर 780 लगेगा। मैं एक मिसाल देके, चूंकि आवाम को समझाने के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ। मसलन एक लियाकत बाग है, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी जलसा कर रही है और दहशतगर्द आते हैं, वो इनडिस्क्रिमिनेटिंग फायरिंग करते हैं। तो फिर तो ये चूंकि उस एक्ट से जो खौफ व हरास से पूरी सोसाइटी के अंदर फैल जाता है तो ये टेररिज्म है। लेकिन उस जलसे के अंदर अगर 10 बंदे, 5 बंदे, 2 बंदे आते हैं और वो एक स्पेसिफिक, एक खसूसन एक बंदे को सिर्फ आगे टारगेट करते हैं, हालांकि वो मजमा है, वो बाग भरा हुआ है लियाकत बाग, सिर्फ एक बंदे को टारगेट करते, तो उसमें ये होल्ड किया गया कि ये दहशतगर्दी नहीं है या किसी को पर्सनल वेंडेटा पे आके, किसी एक जाती दुश्मनी की बुनियाद पे 100-200 बंदे में से आगे 500 फायर करते हैं, ये 780 नहीं बनता। इनडिस्क्रिमिनेटिंग फायरिंग करें उसको टेररिज्म कहा जाता है, उसको दहशतगर्दी। लेकिन ये इस कानून का भी उसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे इख्तियारात का किया जाता है। फैसल चौधरी साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, और ये जो इख्तियारात का इस्तेमाल, और ये भी हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी अगर देखें तो हमें ये ट्रेंड नज़र आ रहे हैं कि अब आप हमें ज़रा इलेक्शन एक्ट को सामने रख कर
ये बताइएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम जो होता है कि मुतलका अगर चीफ जस्टिस कोई नाम भेजते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो कहे नहीं, नाम पैनल भेजें, हम बताएंगे किसको रखना है, या जो नाम आ जाते हैं वही काफ़ी होता है ये। और पंजाब के अंदर अभी भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील कंप्लीट नहीं हो सकी और सबसे ज़्यादा हल्के भी यही हैं, सबसे ज़्यादा जो है तनाज़ात भी यही हैं। बुनियादी तौर पे तो खालिद साहब इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के तहत अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में बुरी तरह नाकाम रहा है। आर्टिकल 218(3) के तहत उनके जिम्मे ये काम था कि वो एक साफ शफाफ ईमानदाराना इलेक्शन कराएं। अब उसके ऊपर नेशनल से लेके इंटरनेशनल मीडिया और सियासी तंजीमें और सियासी जमातें या इंडिपेंडेंट जो आपके ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्शन वॉचर्स हैं, उनकी तो एक राय आ गई कि ये 2024 का जो इलेक्शन था ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड और धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। इसके साथ साथ आर्टिकल 225 के तहत ट्रिब्यूनल्स कायम होते हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन एक इंतजामी इदारा है जिसके जिम्मे इलेक्शन कराने ये अदालत नहीं होती, ना ये ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो हमेशा इस्टेब्लिश किए जाते थे, हाई कोर्ट से जजेस मांगे जाते हैं और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने जो उनको समझते हैं कि ये जजेस जो हैं वो स्पेयर कर सकते हैं। तो जो अर्स्टवाइल चीफ जस्टिस थे उन्होंने तो बिल्कुल ही एक मैं समझता हूँ कि कानून के साथ और आइन के साथ उन्होंने मजाक किया कि पूरे पंजाब के लिए ना सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स दिए। मकसद ये था कि ना इलेक्शन की पिटीशन जो है वो डिसाइड हो, ना मतलब उनके ऊपर कोई वैसे भी बड़ा लंबा होता है। तो जब ये मौजूदा चीफ जस्टिस आए तो उन्होंने अच्छा काम ये किया कि उसमें 7 मजीद ट्रिब्यूनल्स के नाम भेजे। अब वो ट्रिब्यूनल्स में जो जजेस हैं वो बड़े आज़ाद मंच जजेस हैं। वो जजेस के ऊपर जो है आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो एक इलेक्शन कमीशन ने एक वारदात डाली, मैं उसको कहूँगा कि रिकाउंटिंग के जरिए, यानी बंदे जीते हुए हैं, ओथ ले लिया है, उसका नोटिफिकेशन भी किया है, ओथ ले ली है, उन्होंने प्रेसिडेंट के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का वोट किया है, उनको डी नोटिफाई किया गया रिकाउंटिंग में, उनके रिजेक्टेड वोट ज्यादा करके, और एक जो पंजाब और वफाक में हुक्मरान पार्टी है उसके बंदों को असेंबली में धकेला गया। और इसी तरह से मखसूस नशिस्तों का जो है वो ड्रामा किया गया कि जो मतलब अगर किसी की 1 सीट है तो उसको 7-7 सीटें देके 2/3 अक्सरियत जो है वो उनको देने की कोशिश की गई, ताकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिसमें कुछ जजेस की एक्सटेंशन भी सुनी जा रही है कि लेकिन वो तो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों के हवाले से शायद अब उसके आगे तो बंद बन गया। अब उसके नहीं वो बंदा है या नहीं बंदा, ये तो अभी मुकम्मल तौर पर लार्जर बेंच बनेगा तो बिल्कुल टाइम बिंग तो वो हो गया। अब इशू ये है कि जो अब इलेक्शन पिटीशन में जो पहला फरीक होता है वो इलेक्शन कमीशन होता है। आप मुझे बताएं कि कोई फरीक जो है वो अपनी मर्जी के जज लगा सकता है, इवन ये डिमांड भी की जा सकती है कि जी आप मुझे पैनल भेजें। भाई आप एक इंतजामी इदारा है, हाई कोर्ट जो है एक जुडिशियल इदारा है, उन्होंने अपने जजेस आप तो दिए हैं, आप उनको नोटिफाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको पता है कि वो जजेस दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जजेस की जो दबाव वाली कहानी है ये लाहौर हाई कोर्ट से भी यूनानिमसली चिट्ठी आई है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई ये हमारे ऊपर भी ये काम है। और मैं समझता हूँ कि ये हम बात तो आजाद साहब ने बिल्कुल ठीक की, आईजी को प्रोटेक्शन किसने दी? अदालतों का भी तो फेलियर है ना कि वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है वो चुप करके बैठी रही। साल हो गया है, अगर वो खातून जो है उनकी बेल नहीं हो रही तो उसके जिम्मेदार अदालतें हैं ना, अदालतों के ऊपर मामला है। तो अगर आप किसी के ऊपर नहीं हो रहा, प्रोसिक्यूशन जो है वो इल इंटेंशन है और उन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, चलान मुकम्मल नहीं किए, जो सियासी रहनुमा निकलता है आप उस सियासी प्रेसिडेंट को जिसकी बेल होती है हो जाता है, आप उसको नहीं एमपीओ नहीं 780 के पर्चे हैं नए हो जाते हैं। हाँ ये भी है कि बैक वक्त कई शहरों में एक ही मौके के ऊपर आप इस्लामाबाद में भी हैं, पिंडी में भी हैं, अटक में भी, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर पर जहाँ मतलब जिसको है उसको आपने इनरोप किया हुआ है। तो इन चीजों का नोटिस किसने लेना है? अदालतों ने लेना है। अदालतों का हाल ये है कि मतलब जब ये कोई बात आती है तो वो पिटीशन नहीं लगती,
तो ये एक लेकिन मामला चौधरी साहब है। अभी चारों हाई कोर्ट बल्कि पांचों हाई कोर्ट्स ने जो अभी आप लाहौर हाई कोर्ट का तज़किरा कर रहे थे जो उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी हैं और पेशावर हाई कोर्ट की तो बहुत ही खौफनाक है, उन्हें तो फ़ोन भी आते हैं बैरून मुल्क से, तो ये वही अदलिया है तो उसको भी बड़े मसाइल का सामना होता है। शाह साहब जरा ये आग जो है ना, ये किसी एक, ये लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है। नहीं ये लेकिन आग लगनी नहीं चाहिए इसको। ये आग जाएगी और ये आग लग चुकी है, इसको बुझाने वाले सो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग बहुत, जो बार एसोसिएशन का किरदार है उसको भी उजागर करने की जरूरत है, एक्टिव करने की जरूरत है। मीडिया जो है, सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है। आपका मीडिया तो गैग हो चुका है, वो तो हम उस पर जितनी कम बात करें वो अच्छा है, आपके शो के लिए, आपके चैनल के लिए और हमारे लिए तो आपकी बैन है। आधे चैनल्स पे तो हमें जो है वो बैन है। चौधरी साहब मैं एक हफ्ता गुजार के ऐसे मैं दोबारा नहीं जाना चाह रहा। मैं शाह साहब की तरफ आ जाता, मैंने पता तो मेरे कितने भेजोगे दोबारा। शाह साहब ये बताएं कि ये इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो बड़ा डिफाइंड है, इलेक्शन एक्ट में भी, इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी। इसमें क्या कबाहत है कि एक चीफ जस्टिस भेजने, आपने सिर्फ उनको नामजद करना है, लेकिन यहाँ पे पिक एंड चूज और ये मसाइल पैदा करना जो है कि इट्सेल्फ इलेक्शन एक्ट की वायलेशन है। तो अगर कोई एक फरीक छोटी सी वायलेशन करता है तो आप तो पूरी की पूरी जमात को या निशान ले लेते हैं या उसको आउट ही कर देते हैं इलेक्शन से, लेकिन खुद आप पै दर पै ये गलतियां कर रहे हैं, तो इसका भी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है नहीं होती? ये तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा जो इलेक्शन कमीशन ने किया ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाई कोर्ट ने जजेस के नाम दिए, वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि नंबर कम है, हमें इतने चाहिए। 7 भेज दिए हैं तो उन्हें वो कहें कि हमें सिर्फ 5 चाहिए, हम 5 का नोटिफाई करते हैं। वो ये कह सकते हैं कि जी आपने 7 भेजे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट 9 है, आप 9 भेज दें। ये नहीं हो सकता कि कोई इदारा ये कहे कि ये वाला ना हो तो ये जज हो, या पैनल ये वो कह सकता है जो पिटिशनर हो या रिस्पोंडेंट, जो उसमें 2 होते हैं किसी भी पिटीशन में, वो कह सकते हैं कि जी मुझे इस जज पे एतमाद नहीं है या मुझे इस जज पे एतमाद नहीं है। लेकिन इदारा कभी भी किसी जज पर इस तरह से वो एतराज़ नहीं कर सकते कि ये जज नहीं होनी चाहिए, फलाने जज होने चाहिए। ये हैरत अंगेज़ भी है और मेरा ख्याल है कि न इससे पहले कभी हुआ है और ना होना चाहिए इस तरह ये। अच्छा, ये ट्रेंड हमें जो है कि अभी ये नज़र आ रहा है, हम इलेक्शन कमीशन को देखें, FIA को देखें, IB को देखें, PTA को देखें, पेमरा को देखें, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बारे में जो एतराज़ करके कि रियासत के इदारे या हुकूमत के इदारे जजेस के ऊपर एतराज़ करके जी आप बेंचों से अलग हो जाएं, ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। ये कहाँ से लॉजिक, या क्या आपको समझ आती है कि इसकी लॉजिक है या किस तरफ जा रहे हैं हम? इसकी मुझे तो जो लॉजिक समझ आती है वो ये है कि इसका मतलब है ये सब कुछ कोई एक पीछे से शख्स जो है वो डोरियां हिला रहा है। महसूस इस तरह होता है क्योंकि इदारों को इस तरह से इस्तेमाल होना या ये वो चीज़ है कि जो आपको हम कहते हैं ना कि महसूस होता है कि दबाव है। ये महसूस करने वाली बात है कि इदारे क्यों इदारों पर एतराज़ कर रहे हैं। ये तो कानून की बनी हुई इदारे हैं और इदारा हमेशा रहने वाला होता है। शख्सियात पे एतराज़ भी हो सकता है, शख्सियात पर आप कह सकते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है। और फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इदारों की तरफ से इदारों पे एतराज़ात आते हैं तो ये महसूस ये होता है कि ये सब कुछ किसी एक तरफ से दबाव की वजह से हो ये सकता सारा है। कुछ आज़ाद साहब, ये इस वक्त अगर हम रियासती या हुकूमती सतह के ऊपर देखें तो चारों तरफ से हमें ये लगता है कि हुकूमती इदारों का जो तीरों का रुख है वो अदलिया की तरफ है। अदलिया में बेशुमार गलतियां होंगी, अभी चौधरी साहब भी कह रहे हैं, उसमें कोई शक भी नहीं है कि तारीख भरी हुई है गलतियों से, अभी भी बहुत से होती होंगी गलतियां। लेकिन हुकूमत का, इदारों का जो है कि एकदम से यूं करना, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का भी हम तज़किरा कर रहे थे, चौधरी साहब ने भी कहा, शाह साहब ने भी कहा, ये इस तरफ हम कहाँ चल पड़े और ये हमें कहाँ ले जाएगा मामला, और इसको कैसे रुकना चाहिए? देखें, आज़ाद अदलिया कभी भी किसी भी हुकूमत को पसंद नहीं है, और जब कोई इक़्तिदार में होता है तो उसको आज़ाद अदलिया बहुत बुरी लगती है। वो कहता है कि अदलिया नाम की तो चीज़ मुल्क में होनी नहीं चाहिए, चूँकि हर इलीगल एक्ट जो एग्जेक्टिव का होता है वो चैलेंज होता है अदलिया के पास, अदलिया उसको सेट साइड कर देती है और हुकूमत समझती है कि ये हमें हुकूमत नहीं करने दे रहे, हालांकि वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, बियॉन्ड लिमिटेशन नहीं कर रहे होते, इसलिए अदलिया उसको सेट साइड कर देती है। और जब वही हुकूमत
अपोजिशन में होती तो उसको आज़ाद अदलिया इतनी मुतबर्रक और इतनी खूबसूरत और इतनी ज़बरदस्त, और वो फिर कहते हैं आज़ाद मंश जजेस होने चाहिए, ऐसे जजेस इस मुल्क और कौम का फ़ख्र है, फिर ये नारे होते हैं। तो इसमें शायद एक कोई भी हो, कानून और आइन की जो बालादस्ती का कंसेप्ट है उसमें होता भी है ना, कोई मजलूम को या अवाम को ही उसने सपोर्ट करना होता है ना, तो जुल्म करने वाले या तो इदारे होते हैं या फिर जालिम मुख्तलिफ। अच्छा जज वो होता है खालिद भाई कि जालिम उसके पास आए तो उस जालिम के पसीने छूट जाए अदालत के अंदर, अदालत ये है, काजी ये है, जज ये है, और अगर मजलूम उस अदालत में आए, उस काजी के पास आए, उस जज के पास आए, तो वो ये समझे कि मैं माँ की गोद में पहुंच गया हूं। तो ये कॉन्सेप्ट है आज़ाद अदलिया का, जिसको पाकिस्तान के अंदर इन ट्रू सेंस एंड ट्रू स्पिरिट उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेटर एंड स्पिरिट उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए। और आज़ाद अदलिया इस मुल्क की तमाम बुराइयां, तमाम मसाइल का हल है। आज़ाद अदलिया होगी, आपकी मईशत अच्छी होगी। आज़ाद अदलिया होगी, आपकी जमहूरियत अच्छी होगी। आज़ाद अदलिया होगी, रूल ऑफ लॉ होगा। आज़ाद अदलिया होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आज़ाद अदलिया होगा तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होगा। आज़ाद अदलिया होगी तो इस मुल्क के अंदर हर शख्स को राइट मिलेंगे। आज़ाद अदलिया होगी तो इस मुल्क के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उसको रोका जा सकेगा, और लोग जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक और आइन और कानून के तहत दिए गए कवानीन और राइट्स के मुताबिक अपनी वो जिंदगी गुजार सकते हैं। अदरवाइज तो लॉलेसनेस है, जंगल का कानून है, आप जिसको मर्जी उठा के बंद कर दें, जिसको मर्जी आप FIR दे दें, FIR किसी पे उसकी पूरी फैमिली को उठा के ले जाए, अमन व अमान होगा, अमन व अमान होगा, पीस होगा और मुल्क आगे बढ़ेगा। ये आजाद बिकॉज और जहाँ इंसाफ और तरक्की भी वही होती है उस माशरे के अंदर। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने करारदाद मंजूर की है जिसमें ये कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात की अदालती तहकीकात होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। इस पे हमारी लीगल पैनलिस्ट का क्या नुक्ता नज़र है, और पंजाब असम्बली ने तो मुअत्तल अरकान असम्बली की मुअत्तली को डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन नेशनल असम्बली, सिंध असम्बली या बलूचिस्तान असम्बली के अंदर क्या सूरत हाल है और ये कब तक होना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और असम्बली की नशिस्तें जो मखसूस हैं उसके हवाले से भी बड़ा क्विकली हम कोशिश करेंगे बात करने की। जो नैब के SOPs बनाए जा रहे हैं सियासतदानों के लिए, उस पर भी, और करारदाद के हवाले से भी। फैसल चौधरी साहब, आपके पास मैं आ रहा हूँ। ये अभी ब्रेक के अंदर छोटी सी गुफ्तगू हो रही थी कि कुछ नशिस्तें तो मुअत्तल हो गई, मिलेंगी नहीं मिलेंगी अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। तो आपका क्या ख्याल है कि ये बनती भी हैं, मिलनी चाहिए, या ये खाली रहेंगी? नहीं, एक्सेसिव नशिस्तें तो मिल नहीं सकती हैं। कानून में आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है कि जो आपने वोटें ली हैं उसके तनासब से मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए रिजर्व सीट्स मिलती हैं। ये कोई रेवड़ियाँ तो है नहीं जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बांटी है, वो ओवरडूइंग है और ये सस्टेन नहीं कर सकेगी। दूसरी बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी कमेटी भी पार्टी भी तस्लीम कर लिया गया है। उनकी 2 नशिस्तें आ गई हैं, वो DI खान से भी जीत के आ गए हैं और अब उनके निशान पे जो है वो MNA भी मुतकिल हो गए। तो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तो उनका हक बनता है। बुनियादी तौर पे खालिद साहब, ये अवाम पाकिस्तान की नशिस्तें, जो लोग उस पार्टी के वोटर्स हैं, ये उनकी नशिस्तें हैं। पार्टी जो है ज़रा वोटर से बनती है। आर्टिकल 17(2) में जो है वो ये बुनियादी तौर पे हक है। अब इस बात पे जो लीगल सिचुएशन है ना, जिसको मंसूर शाह साहब 2 क्वेश्चन किए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एक आज़ाद लोग जो है 3 दिन के अंदर वो कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का वर्ड है, पार्लिमानी पार्टी का वर्ड नहीं। तो वो पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल, अगर नून और वो पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं तो आपने आज़ाद को काउंट करते हैं। तो फिर अगर वो आज़ाद अपनी मर्जी से एक पार्टी बना लेते हैं या एक नई पार्टी में शामिल होते हैं, एक पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो फिर आप उसको कैसे काउंट नहीं करेंगे? ना, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी ना पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। ये एक अहम इशू हो गया। अच्छा, दूसरा मैं चाह रहा हूँ, मैं क्विकली ये जो नैब के SOPs की खबर आ रही है कि स्पीकर साहब की मुलाकात हुई और जो बिजनेस कमेटी ताजरों को कि सिमिलरली पार्लियामेंटेरियंस को भी आप पहले हरासा ना करें, अरेस्ट ना करें, तहकीक मुकम्मल करें, कंक्लूजन में पहुंच जाएं तो फिर जाएं, जो भी कार्रवाई करनी है उससे पहले आप ये कुछ ना करें। तो ये कैसे देखें? नैब जो है वो तो पॉलिटिकली हमेशा मैनिपुलेट होता है ना, यूज होता है।
हमेशा इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर उठा ले जाते हैं। हम तो खुद विक्टिम हूँ, मैं को एक्यूज हूँ। फवाद साहब के साथ, फवाद साहब की जो बेल अभी हुई है इंक्वायरी स्टेज पे हुई है, और इस बुनियाद पे हुई है कि आपने अपने इलाके में जो है एक डुअल कैरेज वे जो है वो क्यों प्रपोज की। उससे पहले ये था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसमें मुझे भी उन्होंने, जब मेरे कागज क्लियर हुए इलेक्शन में, मुझे भी को एक्यूज डिक्लेयर कर दिया। तो मामला वो अदालत में है, अभी पेंडिंग है, फैसला उसका आने वाला है। तो ये पूरे सिटीजन्स के लिए क्यों नहीं करते हैं? ये अच्छी बात है। मैंने आज सबके लिए सुना होना है कि चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वो जो है वो ये जो अपील है वो लग गई है, जो कि पीछे जो है वो सोचे समझे बगैर चैलेंज भी की गई, और उसको जो उसकी बहुत सारी सीटें जो है वो उसको गैर जरूरी तौर पर चढ़ा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपीलेट बेंच है, मैं आपकी वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए अपना आर्गूमेंट मुख्तसर कर रहा हूँ कि वो अब ये, क्योंकि वहां पर लग गया है केस, जो अमेंडमेंट्स लाई थी 14 मई उसमें को कुछ अमेंडमेंट्स बहुत अच्छी थी, उसको आप वो रहनी चाहिए। अच्छा, आखिरी चीज़ भी आप मुझे बता दें, तहकीकाती कमीशन जो है कि ये हमेशा से डिमांड रही है तहरीक इंसाफ की, फ्रॉम डे फर्स्ट जो है 9 मई पिछले साल जब हुआ, अभी सूबाई असम्बली की करारदाद सामने आई है, तो सूबाई असम्बली डायरेक्ट जो है, सूबाई हुकूमत डायरेक्ट चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी तो कह सकते हैं कि सूबे की हद तक कमीशन बन जाना चाहिए। वफाक को तो डिमांड वो कर रहे हैं नेशनल लेवल का, तो सूबे की तो खुद बना सकते हैं ना, वो बिल्कुल बना सकते हैं, उनको बनाना चाहिए भी। देखिए जो 9 मई है ना जी, वो तो एक ऐसा बैडली हैंडल्ड अफेयर है कि आपने उसके आड़ में, उसके तनाजर में आपने हजारों लोग जो है वो जेल में दाखिल कर दिए, हजारों लोग अपना ट्रायल अवेट कर रहे हैं, तफ्तीशें मुकम्मल नहीं हुई हैं, लोगों को आपने शामिल तफ्तीश नहीं किया, एक जरिया बना ये पुलिस का और दूसरे इदारों की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनके पैसे बनाने का एक जरिया बना। गरीब लोगों को, आपको मैं बता नहीं सकता कि जो लोग इस वक्त जो है जेलों में हैं या मिलिट्री कस्टडी में हैं, अक्सरों का बैकग्राउंड ये है कि रात की रोटी भी खाने से वो आरी हो चुकी है। 1 साल हो गया है, 1 साल में आपने ट्रायल खींच के ना उसके चलान सबमिट किए हैं, ना आपने लोगों को जो है वो छोड़ा। 1 साल में वो खवातीन जो है किस जुर्म में कैद हैं, आपके पास कोई उनके पास एविडेंस भी नहीं है, तो आप अदालतें बेल लें उनकी, एक बेल लेती हैं, और अब किला मशवानी में आप जानते हैं कि उन खवातीन को वहां पे भेजने का कुछ तुक बनता है, और इस पे क्यों कोई नहीं बोलता, हमें से क्यों कोई नहीं बोलता? हमें ये हमारे घरों के भी मसले हैं, ये बेटियां बीवियां अपना माए बहनें तो सबकी साझी होती है, बेटियां साझी होती हैं, लोगों की बीवियों तक को तो छोड़ा नहीं किया। देखिए 9 मई जो है ना, इसको मौलाना फजल रहमान साहब ने कल अपनी तकरीर में जो पेशावर में की है, और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया एक चैनल को, उसमें उन्होंने कहा है कि आपको अवाम इसको मुस्तरद कर चुकी है, और उन्होंने बहुत इसको तफसील से इस पर रोशनी डाली है। बाकी बातें मत कीजिएगा, फिर मैं आपको फिर वही याद दिलाने लगा हूं जो पिछले हिस्से में मैंने कहा कि आप मुझे कहीं फिर कहीं और भेजेंगे। मेरे पीछे रियासत आजाद तो अमजद शाह वो किसी का हाथ नहीं देखते। शाह साहब मैं आपकी तरफ, ये जो सब बड़ी खतरनाक बातें करने लग जाते हैं। शाह साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, 2 चीज़ें आपसे कि ये नैब के हवाले से जो SOPs हैं, आप इसको समझते हैं कि बेहतर हैं, और जो सब कह रहे हैं सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ ये इसको नहीं होना चाहिए, और तहकीकाती कमीशन के ऊपर भी आप जरा बात कर लें कि 9 मई के हवाले से आपकी क्या राय है? नैब की जो SOPs ये बना रहे हैं, इससे पहले जो अमेंडमेंट्स हुई थी उसमें बार काउंसिल की बहुत बड़ी जद्दोजहद थी। नैब के कानून की अमेंडमेंट के लिए हमने बहुत दफ़ा गवर्नमेंट्स को मशवरा दिया था। PTI की जब गवर्नमेंट थी उनको भी हमने कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है, और इसको आप अमेंड करें, और सिर्फ ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया था, और वो मकसद उसने भरपूर तरीके पे पूरा किया। रह गई बात कि उससे करप्शन में कमी आना, उसमें लूटी हुई दौलत वापस लाने में नैब का 0 किरदार था, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में उसका 100% नंबर है उसके, अगर आप उसकी एवेल्युएशन करें तो। अब रह गई बात कमीशन बनाने की, आप बात कर रहे थे जी। हाँ, कमीशन खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट अपना वहाँ बना सकती है, और उन्हें बनाना चाहिए, और कौमी सतह पर अगर उन्होंने मुतालबा किया है तो हुकूमत को भी चाहिए कि फेयर प्ले तो इसी में है कि अगर कोई शख्स कह रहा है कि जी इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए तो होनी चाहिए, सारों के लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अगर बना लेती तो उनके मौक़िफ़ में ज़्यादा ताकत आती।
ये महसूस इस तरह होता है कि वो ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये ऐसी भी इतलात हैं कि शायद उनके पहले डिस्कशन में ये हुआ कि बनाना जाए, लिखा जाए, तो फिर उनको ये मशवरा दिया गया पार्टी के अंदर से, जो लीगल साइड थी उनकी, कि आप असम्बली से करारदाद मंजूर करवाएं ताकि एक विल ऑफ द जो पीपल है उसके एक्सप्रेशन हो, और फिर आप चीफ जस्टिस को लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, रेदर देन कि डायरेक्ट आप हुकूमत आगे जाए। तो ये उनको एक मशवरा दिया गया था, तो शायद ख्याल किया जा रहा है कि गवर्नमेंट इस करारदाद की रोशनी में लिखेगी अब। हाँ, मैं ये अगर किसी ने मशवरा उन्हें दिया तो अच्छा मशवरा है, क्योंकि जहाँ पर असम्बली की एक रेजोल्यूशन आती है तो उसकी ज़्यादा अहमियत होती है निस्बतन सिर्फ हुकूमती सतह पर अगर कोई चीज़ ली जाए। तो अगर उन्होंने करारदाद मंजूर करा के फिर उसके बाद वो जाते हैं तो उससे उनकी ताकत और स्ट्रेंथ में ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। रियासत आज़ाद साहब, आपसे भी जो नैब के हवाले से SOPs काफ़ी हैं, या और बहुत कुछ तरमीम का मामला भी 14 मई से शुरू हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कि उसमें क्या करने की ज़रूरत है ताकि ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हमेशा इस्तेमाल हुआ है, इसमें तो कोई शक है नहीं है कि ये भी ख़त्म हो जाए, और फिर आप इस कमीशन के बारे में आपने भी ये बात कर दी, और मेरे सीनियर जनाब वाइस चेयरमैन साहब जनाब शाह साहब जो हैं, उन्होंने भी बिल्कुल, मैं 100% उसको ऑप्ट करता हूँ आपकी बात को, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से और विक्टिमाइजेशन के हवाले से। मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा, मैं समझता हूं कि नैब जो है ना, ये एक काला कानून है, ब्लैक लॉ है, इसका मिस यूज़ ज़्यादा। आप देखें, नैब का काम था रिकवरियां करनी, आप रिकवरी का क्वांटम ऑफ अमाउंट देख लें और उसके ऊपर जो उनके मुलाजम और उस प्रोसेस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स आएँ, आप जमा तफरी कर जाएं, आप माइनस में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नैब से आपको 1 रुपए 1 टके का आपको फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन लोगों की पॉलिटिकल जो वर्कर्स थे, सियासतदान थे, उनकी जो इज्जतें और पगड़ियाँ उछाली गई हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। रुपए की मिसाल दें, टके का एक्सचेंज रेट 117 पे, हमारा 280 पे है, आप टके की मिसाल है रुपए का। मैंने वो एक्सचेंज रेट बेहतर हो गया टके का। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं फिर उस पर आ जाऊंगा कि 1 रुपए का फायदा नहीं। हाँ। आप खुश हैं। तो मैं समझता हूं कि देखें, अगर वो इस लॉ को रखना चाहते हैं, वैसे तो मैं समझता हूं कि इसका मिस यूज के अलावा कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर SOPs और कोई रूल्स बना के इसको इफेक्टिव करना चाहते हैं तो उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि हर हुकूमत में रहने वाला अपोजिशन के लिए उसको मिस यूज करता है और उनको विक्टिमाइज करता है। तो इसके अलावा भी इदारे आपके पास हैं, वो भी वैसे होते तो विक्टिमाइजेशन के लिए, जैसे FIA है और बाकी दीगर इदारे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर इसको बेहतर करना चाहते तो किया जा सकता है, ये हुकूमत की मर्जी है। हम तो इस पे यही कह सकते हैं कि चूंकि इसको अगर आप तारीख के आईने में देखें तो इसका मिस यूज ज्यादा हुआ। दूसरा जो है कि वो जो कमीशन के वाले से मैं उसको थोड़ा सा रिफ्रेज करता हूँ क्वेश्चन को, कि देखें, हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा जी के तहरीक इंसाफ के जो कारकुन मुलव्वस हैं उनको रिहा कर दें, या फलां को रिहा ना करें, फलां को ये कर दें। बात यह है कि दंगे फसाद हुए, जलाओ घेराव हुआ, कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचा, जो बुनियादी इंसाफ के और कानून और आइन के तकाजे हैं, उनके नतीजे में आप क्या समझते हैं कि वाकई कमीशन की ज़रूरत है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए किसी तमाम फरीकैन की तहकीकात के बाद हम पहुँचे, या जो भी हुकूमत या इदारे कह रहे हैं ठीक है वैसा करें? देखिए, ला तो ये कहता है आडी आल्ट्रम पार्टम, नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। अगर एक अक्यूज ये कहता है, ये उसका मैं समझता हूँ आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के तहत उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट है कि उसको फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रायल उसको दिया जाए, उसको डिफेंड करने का मौका दिया जाए। ला तो ये भी कहता है कि अगर किसी के पास वकील करने की वो हैसियत नहीं है तो उसकी मर्जी का वकील स्टेट उसको प्रोवाइड करे। जब कानून ने इतना बड़ा मयार रख दिया है तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर इंक्वायरी भी होनी चाहिए, कमीशन भी बनना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उसके अंदर सारी एविडेंस को थ्रेश आउट किया जाए ताकि मुल्जम, अगर वो देखे ना, हमारे यहाँ यही होता है कि एवरी पर्सन अक्यूज के मतलब है कि ही इज अ इनोसेंट अनटिल प्रूव गिल्टी। इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव देयर केस इज केस बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट। और अगर उस प्रोसेस के ऊपर मुल्जम ही सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं समझता हूं वो क्या इंसाफ होगा, वो क्या फैसला होगा। अगर मुल्जमान ये कहते हैं कि इसकी थ्रेश आउट होना चाहिए, इसके अंदर कमीशन बनना चाहिए, इंक्वायरी और एविडेंस कलेक्ट होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये एज पर लॉ है, इसमें कोई बात नहीं है, ताकि दूध का दूध पानी हो जाए। और जैसे फैसल चौधरी साहब ने फरमाया कि साल साल से लोग अंदर हैं, मैं समझता हूं कि मैं जो लोग जेल के अंदर हैं
उनको चाहिए कि वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड के ऊपर जमानतें लगाएं और कानून के अंदर प्रोवाइडेड है, लेकिन वो जिनके लगेंगे अंदर तो- सजाए मौत है 2 साल लगेंगे तो उनके तब लिए, भी- और जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है या उससे कम है तो उनके लिए चलो। 1 साल के अंदर एज ए बहुत मैटर शुक्रिया। ऑफ राइट उनको बेल मिलनी बहुत चाहिए। शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब आपका, अमजद शाह साहब आप, फैसल चौधरी साहब आपके बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे थे रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, सबके लिए यकसा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पिक एंड चूज़ और उसको अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान या कोई भी माशरा तरक्की उसी वक्त करता है जब आइन और कानून की बालादस्ती हो। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।